हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम एससीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक पढ़ रहे हैं और ये हिस्ट्री की बुक है। हम चैप्टर 4 की ओर बढ़ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट बुक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो कक्षा 6, 7, 8 की जो प्लेलिस्ट है हिस्ट्री की, उसमें से आप सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, जो कि है भारत में कंपनी का राज्य का प्रभाव। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। लर्नर्स, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी टेट चैम्पियनशिप स्टार्ट हो रहा है, जो कि 27 दिसंबर शाम 6 बजे को होगा और इसे आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा जो कि लाइव होगा और इस एग्ज़ाम में आप जीत सकते हैं अमेज़ॉन के वाउचर्स। ये एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का होगा। तो आप इस लाइव टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको पता लग जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और आपकी जो तैयारी है वो कितने पानी में है। और यहाँ पर आप जीत सकते हैं अमेज़ॉन के वाउचर। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको अमेज़ॉन के 5000 के वाउचर मिलेंगे। रैंक 2 से 5th तक आती है तो अमेज़ॉन के 1000 के वाउचर मिलेंगे और रैंक 6 to 10th आती है तो अमेज़ॉन का 500 रुपीज़ का आपको वाउचर मिलने वाला है। तो rank clashes will be resolved through two criteria. One would be based on the time taken to complete the test and the other would be judged on lower number of wrong answers. ओके और आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप डायरेक्ट पर लिंक पर क्लिक करके आप इस टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टारगेट सीटेट जनवरी 2021 का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको सीटेट की प्रिपरेशन करवाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सीटेट मेगा कार्निवल चल रहा है, जो कि 23 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये 27 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 5 दिन में 50 क्लासेस होंगी, जो कि 50 टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होंगी, जो कि आपकी सीटेट की तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से स्केड्यूल किया गया है आपका जो टाइम टेबल है सीटेट की तैयारी का और ये कार्निवल का। तो 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर को 10 MCQs सेशंस हैं, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी लेट नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्री है। और 27 दिसंबर को 10 PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये सभी कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा, तो आप इसमें रेफरल कोड यानी कि मेरा नाम PRATIKSHATET लिख कर आप इसको अनलॉक या रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो आपको इस रेफरल कोड के थ्रू या अनलॉक कोड के थ्रू 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप किसी भी अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सेशन को चुनकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है। अलग अलग कोर्स के लिए आप बार बार आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। चैप्टर 3 में हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा था, जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक इसके 100 वर्ष बाद 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और इन दोनों के बीच यानी कि 100 वर्ष की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। इसके बाद बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था भी लागू हुई। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की और इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं था, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु कोई अधिकार नहीं था। और इसी दौरान 1769-70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई और जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया। कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था और निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर
ब्रिटेन वासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं और कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। इसके चलते ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया और इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट यानी कि धारा बनाए गए, जिसमें प्रमुख एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 ईस्वी में बना। इसमें क्या था, कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रण और निर्देशित करने के लिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि वे कंपनी के राजनीतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं और इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर वह अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित किया गया। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। तो ये मैचिंग के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन, तो बस आपको ईयर याद रखना है। ब्रिटिश संसद ने 1784 में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया गया। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया और व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। इसके अलावा और भी चार्टर एक्ट आए, जैसे चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपने परिषदों के फैसले को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का भी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। इसके बाद इसी तरह चार्टर एक्ट 1813 आया, फिर 1833 आया और फिर 1853 आया। इसके तहत क्या होता था कि जो कंपनी के अधिकार थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए और जो कंपनी के प्रशासनिक अधिकार धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून, रीति रिवाज, विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके लिए पूर्व प्रचलित कानून के आधार पर न्याय किया जाता था। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 1774 ईस्वी में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है और उसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया जाने लगा, किंतु यूरोपीय और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे, उनके न्यायाधीश भी अलग होते थे। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती गई और महसूस किया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं और परंपरा से भली भांति परिचित होना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 1801 में 1853 में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता भी आरंभ की गई। उसकी परीक्षा कहाँ होती थी? इंग्लैंड में होती थी। 1853 में इस प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी, किंतु 1863 में प्रवेश की उम्र घटाकर 23 से क्या कर दी गई? 21 वर्ष कर दी गई। 1876 में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई और इस परीक्षा का जो माध्यम था वो अंग्रेजी भाषा था। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन क्या हो गया? कठिन हो गया। शिक्षा और सामाजिक सुधार, अंग्रेजों ने 1781 में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक
संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति की जानकारी कराना था। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वह यह मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी आदि को सीखें, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की। तो इम्पॉर्टेंट है सभी पूरा जो पैराग्राफ है। उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी अगर उसे भारत में लंबे टाइम तक रहना है तो उसे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होगी। तो ये सोचकर उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बना ली और इसी के चलते 1835 में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत जो फारसी जो कि मुगल काल से चली आ रही थी उसके स्थान पर अब किसने स्थान ले लिया था? अंग्रेजी ने ले लिया था। अंग्रेजी शिक्षा की जो मांग थी वो भी बढ़ती गई। भूमि सुधार की बात करें तो अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी जो कि भूमि कर था वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वारेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया था कि गाँव की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना हो तो यह काम किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाए। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। तो कौन कौन से सुधार किए? तो सबसे पहली जो व्यवस्था लागू हुई उसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त लागू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके द्वारा लागू की गई ये भी आप ध्यान रखें, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता था। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। इसके बाद दूसरी जो प्रथा थी वो थी रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी कि काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। तो रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देते थे। फिर तीसरी प्रथा थी महालवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी और ये समूह महाल कहलाते थे, इसीलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहा जाता है। इसके बाद भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे, मशीनों से माल तैयार करते थे जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था और तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के समक्ष टिक नहीं पाए और इसी कारण भारतीय उद्योग धंधों का भी विनाश हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। एक्ट या धारा का मतलब होता है किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून, और लगान का अर्थ होता है कृषि भूमि पर लगने वाला कर। अब यहाँ आपके लिए दो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? 1773, 84, 1857 या 1770 में। तो आंसर आपको बताना है। जैसे कि हमने पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट जो बना था वो 1773 ईस्वी में बना था। फिर इसके बाद दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, विलियम जोन्स, क्लाइव या लॉर्ड मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो विलियम जोन्स के द्वारा की गई। ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हुआ और इसके क्वेश्चन किस तरह से और आ सकते हैं ये आप लोगों के लिए अपलोड किए जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी चल रही है और चैप्टर सीरीज़ भी चल रही है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन बनकर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, पढ़ना ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।